सो आपने अपने आप को मतलब अपने कंसेप्ट्स आपने क्लियर करना है ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग प्रोग्राम भी आपको ये चीज़, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, बीएस कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो वो अपने प्रोग्राम के दौरान ही आप इस चीज़ को सीरियस ले लें। आप प्रोग्राम के दौरान आप जस्ट ये ना समझे कि मैंने डिग्री करनी है और मैं किसी न किसी तरीके से पास हो जाऊँ, बस ठीक है, मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मार्केट में सिचुएशन बहुत ही टफ है। जस्ट डिग्री इज़ नॉट mandatory for securing a job. You need to be uh, proficient about all topics related to, basically आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड एटलीस्ट आपको गिरफ्त होना चाहिए टॉपिक्स पर। क्योंकि आप जब टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आपको डिफरेंट सेक्शन आपसे पूछा जाता है। जो मेजर सेक्शन होता है आपका स्टैटिस्टिक का होता है। तो अगर आपके स्टैटिस्टिक के कंसेप्ट आपके क्लियर हों तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। और इसके लिए मैंने जो टिप्स मैंने बनाया कि आप जो है लर्निंग फॉर नॉलेज करें, नॉट फॉर अर्निंग। आपको एक चीज आपने ये नोट रखनी है, नॉलेज फॉर लर्निंग फॉर नॉलेज, नॉट फॉर अर्निंग। हम जो बिलीव करते हैं कि मैंने ये डिग्री करके मैंने इस पोस्ट पे जाना है या मुझे अच्छी जॉब मिल जाए गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए तो मेरी लाइफ जो है सेट है। डेट शुड नॉट बी योर मोटो। ऑल दो हकीकत तो यही है, हम सब इसीलिए डिग्री करते हैं कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन आपका मोटो ये नहीं होना चाहिए। और ये जो दो गेस्ट मैंने बुलाए हैं, इनसे मैं इसी बात पे इंस्पायर हुआ हूँ कि वो लोग माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे रहे हैं, उसके बावजूद भी दे आर ट्राइंग फॉर लर्निंग। वो कोशिश कर रहे हैं कि लर्निंग के लिए राना मोहम्मद काशिफ का, जिन्होंने असद भाई ने आपको जिक्र किया, ही इज सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर एट हायर एजुकेशन कमीशन। बट वो अब भी ऑनलाइन कोर्सेज करते रहते हैं, स्टेटिस्टिक लर्न करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम सीखने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को एक स्टेटिस्टिशियन बनवाने की कोशिश में है। डेट शुड बी योर सेपरेट, आपके अंदर ये सेपरेट होना चाहिए। आप जस्ट स्टेटिस्टिक को जस्ट जॉब के लिए आपने नहीं सीखना, आपने कहना है कि मैं एक स्टेटिस्टिशियन बनूं और मुझे स्टेटिस्टिक, वाकई में मुझे स्टेटिस्टिक आती हो, तो इससे आपको जॉब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो हमारा वो फोकस ये होता है कि जॉब लेने के लिए मैंने पढ़ना है, ये नहीं होना चाहिए। आप लर्निंग क्या होना चाहिए, नॉलेज के लिए करनी चाहिए। आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि लर्निंग फॉर अर्निंग। ठीक है? तो अर्निंग, जब आप लर्निंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली अर्निंग होगी। दैट इज अ कंसिक्वेंस, दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर व्हाट यू हैव बीन डन। ठीक है? तो आपने क्या करना है, नॉलेज को आपने एक्वायर करना है जस्ट सेक ऑफ नॉलेज, नॉट फॉर अर्निंग। और अब सेकंड थिंग, आपने जब आप तैयारी के लिए बैठ जाते हैं तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, इवन आई डिडंट फॉलो एनी स्पेसिफिक बुक और एनी स्पेसिफिक कंटेंट। मैंने ड्यूरिंग मेरी डिग्री मैंने कोशिश की चीज़ें सारे के सारे समझ आ जाए, मतलब मैं ये करता था क्लास के दौरान, इवन अपने क्लास फेलोज से मैं डिस्कस करता था चीज़ें, तो मेरे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाता था। ड्यूरिंग डिग्री में ऑलमोस्ट मेरे पास जो कंसेप्ट थे या चीज़ें अंडरस्टैंडिंग थी वो 80% मैं कर चुका था। तो जब कोई पोस्ट अनाउंस करता है तो मैं जस्ट एक रिवाइज करता हूँ कंटेंट्स को, जस्ट चेक करता हूँ अपने आप को कि मेरे मैं कितना अपडेटेड हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट टेस्ट में मैं अच्छा परफॉर्म करता रहा। ये असद भाई ने जो बताया एफपीएससी का टेस्ट, इसके अलावा मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट हुआ था, उसमें 50 कैंडिडेट्स थे एंड हम 5 जो है उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे। बरोबर आहे. उसमें एक पीएचडी के बंदे थे, तो उनको उन्होंने सेलेक्ट किया और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। ऑल्दो आई वाज़ सेलेक्टेड अमॉन्ग टॉप 5 कैंडिडेट्स। तो वो प्योरली स्टैटिस्टिकल बेस पर थे। इसी तरह स्टेट बैंक का एक टेस्ट हुआ था 2018 में, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम। तो उसमें मेरे 70 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। और उसमें उन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया था कि आपके हर सेक्शन में जो है 70% होना मस्ट है। उसकी वजह से उन्होंने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और टेस्ट उन्होंने दोबारा रखवाया। देन मैंने दोबारा अप्लाई नहीं किया क्योंकि बैंक की साइड पे जाने का मेरा इतना शौक नहीं था, तो मैंने दोबारा उसके लिए अटेम्प्ट नहीं किया। शायद अगर अटेम्प्ट करता तो हो जाता। मेरी जस्ट जनरल नॉलेज में मेरी वो थी, मार्क्स थे मेरे
3 आउट ऑफ 10 मार्क्स, यानी 30% थे मेरे जनरल नॉलेज। क्योंकि ये अक्सर स्टेटिस्टिशियन के साथ ये होता है, आप जनरल नॉलेज आप लोगों का वीक होता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, जनरल नॉलेज स्टेटिस्टिशियन सबके ही वीक होते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को भी साथ देख लें, लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के कंसेप्ट आपके क्लियर हों, फिर आप कम्पीट कर सकते हैं डिफरेंट फोरम पर और डिफरेंट पोस्ट पर। और सेकंड थिंग जो मैंने नोट किया, आप डिस्कशन आप करें ज़्यादातर टॉपिक्स के ऊपर। इसके लिए हमने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ स्टैटिस्टिशियन है, वो भी इसी के लिए हमने बनाया था कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करें, ठीक है। डिफरेंट जो टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग हो उनको आप पोस्ट करें और आप खुद भी लिखें और दूसरों से आप व्यू भी ले लें। तो इस तरह जो आप डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आप डिस्कस करेंगे तो आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। और मिस्टर शहनशाह बंगश साहब जो अभी आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, उनसे भी मैंने यही सुना था कि वो ज़्यादातर एमफिल के बाद वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो डिस्कशन करते थे। तो 1 साल के दौरान वो 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए केपीएससी के थ्रू वो क्वालिफाई हो गए, क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो गए। हम जो बेसिकली सोशल मीडिया को हम मिस यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे जो है हम पॉलिटिकल कमेंट्स करते हैं या रिलीजियस कमेंट करते हैं, ठीक है। कोई जो है किसी को हीरो बनाने में लगे होते हैं, कोई किसी को हीरो बनाने में लगे होते हैं। दैट शुड बी अवॉइडेड। जब आप इस स्टेज पर हों, यानी आपकी जो एमएससी के बाद या जो बैचलर डिग्री के बाद जो आपकी लाइफ होती है, वो आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। तो उस स्टेज में आप इन चीज़ों में आप ना लगे रहें। बेशक दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये चीज़ें चलती रहती है, पॉलिटिक्स, रिलीजन अफेयर्स, ठीक है। तो उसके साथ आप जो है अपने आप को अपनी ग्रूमिंग करने की आप कोशिश करें, आप अपने नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश करें, आप सोशल मीडिया को इस पॉजिटिव पर्पस के लिए आप यूज़ करें। तो इंशाल्लाह आप इस हवाले से कोई आपको कभी फिर मायूसी नहीं होगी। तो स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट्स के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ भी लोग डिस्कशन करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लोग इतने पूछते नहीं हैं। ड्यूरिंग पीपीएससी के जो टेस्ट था, उस दौरान काफ़ी लोग को एक्टिव होते थे, लोग डिफरेंट क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन जब टेस्ट खत्म हुआ, लोगों ने कहा उस पे डिस्कस करना छोड़ दिया। यही मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम जस्ट एक टेस्ट के लिए या एक जॉब के लिए हम पढ़ते हैं, हम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। आप अपने नॉलेज अपने अंदर डेवलप करें, तो आप किसी भी स्टेज पर, किसी भी टेस्ट में या किसी भी इंटरव्यू में आप फेल नहीं होंगे। और दूसरा जो तो आप जब जस्ट आप टेस्ट के लिए आप तैयारी करते हैं, तो टेस्ट में ये होता है कि आप एमसीक्यूज़ आपने देख लिया एक बुक से, जैसे अग्रवाल की बुक से अक्सर लोग देखते हैं, तो आप जो है टेस्ट तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की बेस पर या रटे की बेस पर, लेकिन इंटरव्यू में जब जाके आप फिर मार खाते हैं, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इंटरव्यू का ये होता है कि उसमें कोई सिलेबस नहीं होता और उसमें कोई टू द पॉइंट किसी बुक से नहीं पूछते। आप इंटरव्यूअर आपसे किसी भी उससे स्टेट्स के किसी कोने से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप वहाँ पे भी मार नहीं खाएँगे। तो जो भी मेरा एक और पॉइंट था ये कि आपने स्टैटिस्टिक के हर पॉइंट्स को या हर टॉपिक्स को आपने टच करना है। ये नहीं करना कि हम सिलेक्टेड टॉपिक्स को करें, बाकियों को छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम आगे डिस्कशन आपसे क्वेश्चंस का भी आपसे आंसर हम लेंगे, लेकिन अब हमारा टाइम होता है हमारे गेस्ट का, तो आई विल इनवाइट मिस्टर डॉक्टर शिन। साहब, बिफोर प्रोसीडिंग इनको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म कर दूं। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि उर्दू में सेशन रखने का मकसद ही यही था कि ताकि इजीली रिलैक्स इन्वायरमेंट में ये सेशन हम कंडक्ट कर सकें। और दूसरा मेन जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो इधर मैसेज भी कर सकता है, चैट भी कर सकता है। और इसके अलावा वो उस हैंड रेस करे तो लाइव भी वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो मैं आप लोगों को लाइव ही सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव शहनशाह मिस्टर शहनशाह हुसैन बंगश साहब से या डॉक्टर शकील साहब से जो भी आपका क्वेश्चन हो, जिस टॉपिक से भी रेलिवेंट हो या यानी जिस एंगल से भी हो, आप इजीली पूछ सकते हैं। बेशक वो इंटरव्यू से रेलिवेंट हो, बेशक वो टेस्ट से रेलिवेंट हो,
या इसकी प्रिपरेशन से रिलेवेंट हो। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब। जी असद इलाही, असल में प्रोग्राम को जो हमारा स्केड्यूल है उसमें अभी टाइम हुआ है गेस्ट्स का ना, तो हम गेस्ट को पहले हाँ इनवाइट जी, करेंगे। बिल्कुल। राना मोहम्मद काशिफ ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया, वो किसी की फौगी हुई है उनके एरिया में, तो वो वहाँ बिजी है। ही विल ज्वाइन अस सून इंशाल्लाह। तो मैं शहनशाह साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है पार्टिसिपेंट्स को अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। देन आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चन आई विल ट्राई टू आस्क यू इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप हैंड रेस कर रहे हैं ना, अभी आपने नहीं करना, क्वेश्चन और आंसर का जो अभी सेशन होगा आपने उसमें आपने पूछना है। अभी आपसे कोई कोई क्वेश्चन का आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वो हम लास्ट 20 मिनट्स या 10 मिनट्स आपको लास्ट में देंगे, उसमें आपके क्वेश्चंस को हम उनके आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। जी शहनशाह साहब, आप हैं इधर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, मैं मौजूद हूँ। जी आ, प्लीज कंटिन्यू। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं डॉक्टर शकील साहब आपका, असद इलाही साहब आपका, आप दोनों का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस किस्म का एक मीटिंग अरेंज की और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, और इसके साथ साथ इन तमाम पार्टिसिपेंट का जिन्होंने अपने कहते हैं ना कि रेस्ट टाइम जो था इन्होंने हमारे लिए वो किया। अगर वो ना होते तो शायद हम ये मीटिंग इतनी सक्सेसफुली अरेंज नहीं कर पाते। तो थैंक्स के बाद मैं कुछ चीज़ें इनके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह शकील साहब आपने बड़ा क्लियरली बता दिया कि हमेशा जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। बेशक आपके पास डिग्री तो आ जाती है, वो डिग्री जो आपके पास आती है वो एक कंपटीशन में इंटर होने की, वो आप ऐसा कंसिडर करें कि वो एक टिकट होता है आपके पास कि आप इस कंपटीशन में अब जो है इंटर हो सकते हैं। अब कंपटीशन में तो आप इंटर हुए हैं, और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना खुद सीखा है और आप उस अटेम्प्ट उस कंपटीशन में किस लेवल पे खुद को जाके ले जाते हैं। तो हमारे टीचर भी अक्सर कहा करते थे, उनकी ये स्टेटमेंट बड़ी जो है मेरे दिल को लगी थी। वो कहा करते थे कि हमने पढ़कर नहीं सीखा, पढ़ा कर सीखा है। तो मेरी तो फर्स्ट सजेशन यहाँ पे तमाम लिसनर्स को यही होगी कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को जाके किसी को पढ़ा कर वो चेक करें। यानी मैं अक्सर आपको देखा करता था कि स्टूडेंट्स आपके इर्द गिर्द जमा हुआ करते थे, डॉक्टर शकील साहब, तो वो आपसे सीखते रहते थे। तो इसमें ये हुआ कि आपका खुद भी जो है ना बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके सामने आई, और फिर आपने माशाल्लाह से गोल्ड मेडल लिया, मास्टर्स में भी, एमफिल में भी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अब पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बिल्कुल एक तो सर, आपको सही। डिग्री मिल गई, आप अपने उसमें कंपटीशन में इन हो गए हैं। अब जो है यहाँ पे अब कंपटीशन में इन होने के बाद सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, और वही जो है इस कंपटीशन को विन करेगा जो एफर्ट्स और मेहनत करेगा। अब उसके लिए क्या है कि जब आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करें तो ज़रूरी ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कमीशन वालों का माइंडसेट आपको रीड करना पड़ेगा कि ये किस बुक से जाके टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि अभी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोसीजर है, हमारे ज़माने में तो चेंज था, अभी तो काफ़ी उन्होंने उसमें वेरिएशन लेकर आए हैं। अब जो है टेस्ट मार्क्स भी काउंट होते हैं। पहले ज़माने में जब जब हम कर रहे थे उसके लिए, तो आपने टेस्ट में अगर 80 भी लिए हैं और अगर आपने 50 स्कोर किया है तो वो दोनों जो है इक्वलेंट उसको कंसिडर किया जाता था। वो यानी आपके टेस्ट स्कोर जो था वो वैनिशेस, इट विल गेट जीरो, उसका कोई जो है कंट्रीब्यूशन नहीं था आपकी सिलेक्शन में। अब जरा सिनेरियो चेंज हो गया है। द मोर यू गॉट द हायर स्कोर, द मैक्सिमम विल द चांस दैट यू विल बी सिलेक्टेड। तो मैं तो पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा इनको कि आप जो हैं एमसीक्यूज की बुक, जिस तरह की आपने बड़ी बेहतरीन बात बताई इनको, कि आप अग्रवाल की प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स की या कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बुक के जो आप पढ़ते हैं, तो कम से कम जो एमसीक्यूज आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनको वहाँ पे साइड पे सॉल्व करने की कोशिश भी करें, ताकि आपके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता चला जाए। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म की बुक्स को देखें। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है,
वो ये रहा है कि जब भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपसे इतने मुश्किल क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछते। वो आपसे बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने अक्सर ये ऑब्जर्व किया है कि वो शेर मोहम्मद चौधरी की किताब को उठा के वहीं से वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, उसी के आपने जवाब देने होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है हमारे पास कि हमने शेर मोहम्मद चौधरी की किताब या कोई दूसरी किताब जो हमारे पास है उसको हमने पढ़ने की कभी कोशिश और हिम्मत नहीं की होती। उसकी एक एक लाइन को पढ़ें और उस एक एक लाइन को समझने की कोशिश करें। अभी तो मतलब ये है कि हर जगह पे इंटरनेट एक्सेस भी है लोगों को, और वो इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं, गूगल को कर सकते हैं, उस पर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस भी हैं। आप यूट्यूब चैनल्स को लाइक करें, और जब आप इस फेज को कर लें, जब आपका जो है मतलब आपने स्टडी प्रॉपरली कर ली और आप जो है हाई स्कोर करने के बाद आप इंटरव्यू की तरफ जाएंगे। अच्छा शहनशाह साहब, लेकिन इन एक तमाम एक चीज़ों, एक मिनट मुझे दे दें। अभी 40 मिनट्स के बाद जो है आपका ये जूम सेशन खत्म होगा ना, क्योंकि जूम वाले 40 मिनट देते हैं, तो आपने उसी जी सेम सर, लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है सर, सही ठीक है। है, थैंक अच्छा, यू। तो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपको कि हम फेसबुक यूज करते हैं पिक्चर शेयर करने के लिए, पॉलिटिकल डिस्कशन करने के लिए और रिलीजियस डिस्कशन करने के लिए। हालांकि ये आपको मतलब जिस जमाने में मैं 2015 की बात में कर, 5 से 5 साल 5-6 साल पहले जब मैं एमफिल करके फारिग हो गया, तो मैंने केपीके स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यूज नाम के से एक पेज बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। वहां पे जो भी मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आ जाता था, तो वो उन चीजों को मैं जाके उस वेबसाइट पे या उस ग्रुप में फेसबुक पे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेता था। उससे ये होता था कि मुझे कम से कम आइडिया हो जाता था कि भाई यह इस बुक से जो है ये वाले ये एमसीक्यूज आए हैं। तो मुझे पहले से आइडिया होता था कि हाँ ये किताब जो है ये बड़ी एफपीएससी वाले या केपीपीएससी वाले जो है इसी किताब से एमसीक्यूज को उठाते हैं। आप यकीन जानिए कि मेरे साथ इस तरह भी हुआ है। 2013 जुलाई में मेरा एक टेस्ट था मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का वो टेस्ट था। और जब मैं टेस्ट गया हूँ तो यकीन जाने कि मैंने अग्रवाल की बुक को फिंगर टिप्स पे मुझे याद थी, अग्रवाल की बुक। तो जब मैं टेस्ट के लिए बैठा हूँ तो मैंने एमसीक्यूज पे बिल्कुल भी नहीं सोचा, बस सिर्फ उनको देखा है और उसके बाद सिर्फ सर्कल फिलिंग की है। और क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था तो इस वजह से उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। इसी तरह ही केपीपीएससी में मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर लगा था तो उसके बाद जो एक पोस्ट आई थी क्वांटिटेटिव रिसर्च की, सेम पुलिस डिपार्टमेंट में थी। क्योंकि वो 16 में थी, मेरी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी थी 17 में। तो उस 16 पोस्ट के लिए जब मैं टेस्ट के लिए गया तो अगेन वही मेरे साथ हुआ। कंपेंडियम ऑफ स्टेटिस्टिक्स को उन्होंने पूरा उठा के एमसीक्यूज पेपर में दे दिया था। तो अब इस सिनेरियो में जाहिर सी बात है कि मैं तो ऑलरेडी वो चीज़ें देख के आया था, तो उनको सॉल्व करना, उनको अटेम्प्ट करना मेरे लिए बिल्कुल जो है ना सिंपल और इजी था। अच्छा, जब आप इस कंपटीशन में एंटर होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपका वो फॉर्म होता है जो हम फिल करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, या एफपीएससी के जो फॉर्म हमें ऑनलाइन फिल करते हैं, या केपीपीएससी में जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारा, यानी इस कंपटीशन में एंटर होने के लिए पहला स्टेप है। अगर आपने पहला स्टेप भी गलत रख दिया तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे, ये तो अंडरस्टूड है। अब फॉर्म फिलिंग में होता क्या है, हमारे अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो हॉबी में जाके, बेशक उन्होंने कभी क्रिकेट खेली भी नहीं होगी, लेकिन वो हॉबी में जाके मेंशन कर देते हैं कि भाई मुझे क्रिकेट खेलने से बड़ा जो है शौक है, मेरी हॉबी है। या वो इस तरह कर देते हैं कि न्यूज़पेपर का नाम लिख देते हैं कि या किसी बुक का नाम लिख देते हैं। तो जब आप फर्स्ट इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो इंटरव्यू में आपके फॉर्म को खोला जाता है। सबसे पहले आपके फॉर्म को खोला जाता है और वो 1-2 मिनट आपके फॉर्म पे नजर दौड़ाते हैं। फिर उसमें देखते हैं वो कि हाँ इस बंदे से मैंने इस फील्ड में, क्योंकि उसने खुद लिखा है कि मैं मेरी हॉबी है ये क्रिकेट खेलना, फिर उसमें आपसे वो क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। और फिर जो है रिस्पॉन्डेंट जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा होता, तो इस वजह से चांस ऑफ सिलेक्शन जो है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर जो है ये चीजें ऑब्जर्व कर लेता है कि ये झूठ भी लिखता है। तो इस चीज को काइंडली अवॉइड करें, या तो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें, अगर आपको कोई मतलब नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दें, अगर आपको है तो फिर आप कॉन्फिडेंटली उसको लिखें। अ, इसके साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 3-4 बुक से मैंने अटेम्प्ट्स किए हैं, और उन्हीं बुक से जो है केपीपीएससी के टेस्ट वगैरह आते हैं, और उन्हीं से जो है मेरी सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। एक तो जो हमारे पास है कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है
प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स। और थर्ड वन जो है KPPSC वालों के लिए है ये बात कि जो सुहेल भट्टी की जो बुक है वो बड़ी जो है हमारे KPPSC वाले कमीशन वाले इसको यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास जहाँ से ये इंग्लिश और उर्दू वगैरह के MCQs आते हैं वो कारवान की एक बुक है, मैं उसका पिक्चर आपके साथ इस टाइम शेयर कर लूंगा। उस बुक से वो तमाम मैथमेटिक्स और इंग्लिश वहीं से आती है, चाहे FPSC हो या KPPSC हो। कारवान की एक बुक है, उस पे हैंड हाथ सा बना हुआ है और उसी से वो MCQs वगैरह देते हैं। क्योंकि ये बुक सारी मैंने रीड की हुई थी तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था, अक्सर मेरे टेस्ट जो है वो हाई स्कोर से मैं उसको क्लियर कर लेता था। एंड उसके बाद आते हैं जनाब, आप कंपटीशन में इन हो गए, आपने अटेम्प्ट भी कर लिया, आपका फॉर्म भी सही तरीके से फिलअप है और आपकी जो है टेस्ट क्वालिफाई हो चुका, अब आप इंटरव्यू फेज में एंटर होंगे। तो इंटरव्यू फेज में एंटर होने से पहले आपको चाहिए कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस विजिट करें, वहाँ पे अपने पैनल के मुतालिक पूछें कि इस डेट, क्योंकि KPPSC में ये होता है ना कि या FPSC में इंटरव्यू पैनल पहले से डिसाइड होता है कि ये फला फला बंदा जो है इस पैनल के मेंबर्स हैं और ये फला फला इसके चेयरमैन हैं। तो आपको मस्ट जो है वंस जो है विजिट करना चाहिए, उन मेंबर्स के मतलब मालूमात आपको हासिल करनी चाहिए, वहाँ के चेयरमैन कौन है उसके मतलब इंफॉर्मेशन आपको हासिल करनी चाहिए। जब आप ये चीज़ें इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें, उसके बाद आप इन अफराद की जो उस कमेटी के मेंबर्स होंगे उनकी आपने प्रोफाइल हिस्ट्री को स्टडी करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि फला बंदे की प्रोफाइल क्या है, मतलब वो उस किस किस्म के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। जिस तरह के मैं एग्रीकल्चर में था तो जो चेयरमैन थे एग्रीकल्चर इंटरव्यू के लिए मैं जब गया था KPPSC, जो चेयरमैन थे तो वो DIG रिटायर्ड थे। तो उन्होंने मुझसे मेरे फॉर्म में मैंने लिखा था कि माय फादर इज वर्किंग एज अ सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो उन्होंने मुझसे पहला यही सवाल किया, वो मुझसे फिर पुलिस के मतलब पूछने लगे। तो ये चीज़ बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट होती है कि जो आप अपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखते हैं उसके मतलब भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं तो वो आप उसकी इंफॉर्मेशन लें। थर्ड वन, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे हर इंटरव्यू में KPPSC के हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं और उस एरिया के मुतालिक स्पेशलिटी क्या है। वहाँ के हो सकता है कि आपके किसी पर्टिकुलर एरिया के मुतालिक आपसे पूछ ले। जिस तरह के सवाबी के जो रहने वाले लोग हैं उनसे अक्सर सवाल किया जाता है कि ये गज्जू खान कौन था, यानी ये वहाँ के एक मतलब एक प्रोमिनेंट शख्स रह चुके हैं, तो उसके मतलब आपसे क्वेश्चनिंग आंसर शुरू कर देते हैं, या आपकी एरिया की क्या स्पेशलिटी है। ये क्वेश्चन अक्सर किया जाता है और अक्सर इंटरव्यू जो है ये इस किस्म के क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरी 3 डिपार्टमेंट्स में रिकमेंडेशन हुई थी, एग्रीकल्चर, पुलिस और उसके बाद ट्रांसपोर्ट। अब हर डिपार्टमेंट के जॉब डिस्क्रिप्शन अलग हैं, ये तो हम सबको पता है कि हर डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से 180 डिग्री पे जो है वो ट्विस्ट कर रहे हैं। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम होता है वो एग्रीकल्चर में नहीं होता और जो एग्रीकल्चर में होता है वो ट्रांसपोर्ट में नहीं होता। अब करना क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्रीकल्चर में इंटरव्यू देने के लिए गया तो मैंने देखा कि एग्रीकल्चर में स्टेटिस्टिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, मतलब मैं कैसे जो है इस डिपार्टमेंट के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता हूँ। और इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में जब मैं गया तो पुलिस डिपार्टमेंट में आपको शायद ये बड़ा अजीब लगेगा कि मेरे पास कंपटीशन में मेरे साथ 35 to 60 कैंडिडेट थे और उनमें से मोस्टली PhD थे। अब उन PhDs को बीट करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास MPhil की डिग्री थी, उनके पास PhD होल्डर्स थे वो। लेकिन वहां पे मेरे लिए जो एज निकला, जिस रास्ते से मैं निकला, वो ये था कि मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में स्टेटिस्टिक्स की एप्लीकेशन को कंप्लीटली पढ़ लिया था कि मतलब मैं कैसे पुलिस डिपार्टमेंट में स्टेटिस्टिक्स को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने क्वांटिटेटिव क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना शुरू किया कि ये होती क्या है, इसमें स्टेटिस्टिक कैसे इंप्लीमेंट होगा, मैं कैसे जो है पुलिस डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा। तो ये चीज़ें, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जब मैं गया तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने उसके लिए भी मैंने स्टडी की
और ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि ट्रैफिक की जो है उसमें उस ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ कीजिए। क्योंकि मेरे फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो था वो स्पेशल स्टैटिस्टिक्स था, तो अगेन ये वही जो है रिलेटेड है कि मुख्तलिफ जगह पे ट्रैफिक से आपकी जाम हो रही है, उनकी कोऑर्डिनेट्स लेके उनकी मैपिंग करके, तो ये चीज़ें आपको बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट का आपको पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए कि वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन क्या होगी। उसके साथ साथ जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप कॉन्फिडेंट होके जाएं, क्योंकि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो वेल